नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से जो रफ्तार टीवी पर है। आज फिर हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जी जो हैं पधारी हैं और क्योंकि भूतपूर्व मेयर भी रही हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रही हैं, तो आज हम इनसे उसी बारे में ज्यादा बात करेंगे। मैम, सबसे बात शुरुआत करते हैं कि आप मेयर रहे हैं और अब जो राजनीति हो रही है वो कुछ अलग तरह से हो रही है। अभी कुछ जो ग्रेटर में जो हुआ, मुनेश गुजर जी ने जो हेरिटेज में जो हुआ, उसका क्या प्रारूप मानते हैं कि वो किस तरह का रहा? देखिए, इस समय मैं अगर कहना चाहूँ कि चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो हेरिटेज नगर निगम हो, राजीव गांधी जी ने अपने 74th अमेंडमेंट में इन शहरी सरकारों, मतलब ये जो स्थानीय निकाय थे, इनको शहरी सरकार का दर्जा दिया। और शहरी सरकार का दर्जा देने के बाद ये होना चाहिए था कि जनता की भागीदारी बढ़े, इनमें स्वायत्ता आए, जिससे कि हर शहर की भावनाओं के अनुरूप उस शहर का विकास हो सके। एक बहुत क्लियरिटी, बहुत क्लियर सोच थी राजीव गांधी जी की। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर अभी इन दिनों में अगर हम जो देखते हैं, तो मुझे जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है वो आती है कि साधारण सभा की बैठक ही ना होना या कमेटियां ही नहीं बन पाना। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि साधारण सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों को वो मौका मिलता है जहां पर वो अपनी बात को कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तब इस तरह की धरनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय पे पार्षद या मेयर जो है वो बोर्ड मीटिंग में अपने मसलों को उठा सकते हैं, उन पे चर्चा कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम यूं कहें कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। मुझे तो खुशी, और मैं तो इस बात को मैं तो राजीव गांधी जी के 74th अमेंडमेंट के सपने को, मुझे लगता था कि स्थानीय निकाय बहुत मजबूत हो, और इसलिए शायद अब तक जयपुर के इतिहास में सबसे ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स अगर हुई तो वो मेरे कार्यकाल में हुई। और बीजेपी का बोर्ड होने के अगेंस्ट बोर्ड होने के बावजूद मैंने कभी बोर्ड मीटिंग करने से कभी अपनी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, कभी उसमें पीछे नहीं हटी। तो मुझे लगता है कि आज हम देख रहे हैं कि बजट भी बिना चर्चा के पास हो जाता है, बोर्ड मीटिंग होने में या ईसी की मीटिंग होने में 6-6 महीने लग जाते हैं या होती ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक सही सिचुएशन नहीं है, ये किसी भी स्थानीय निकाय के लिए कोई अच्छी परिस्थिति नहीं हो सकती है। और ऐसे में मैं ये मानती हूँ कि जरूरी है कि रेगुलर जो है जनप्रतिनिधियों का संवाद, जनप्रतिनिधि की अपनी बात जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको इन मीटिंग्स में, चाहे वो ईसी की मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे कमेटियों का गठन हो, क्योंकि कमेटियों से ही मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाती है। तो अगर मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली जनता को फायदा होगा, तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। मैं दर्शकों को ये समझा देना चाहता हूँ कि इस तरह के बोर्ड्स इस तरह से बनते हैं, कमिटीज बनती हैं, जिससे सामूहिक रूप से डिसीजन लिया जाए और उस डिसीजन का इम्प्लीमेंट हो। आप अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं और अब चुनाव दोबारा मुहाने पे खड़ा हुआ है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आपसी कलह से ज्यादा दिख रही है। अभी भी राजनाथ जी के एक प्रोग्राम हुआ और वहां पे माइक लेने के लिए लड़ाई हो गई। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वसुंधरा राजे को फेस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। वो एक लगभग जो है वो स्थिति ऐसी है कि अभी तक अंदाजा लगा रहे हैं लोग बात। तो कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो दिख रही थी और बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो दिख नहीं रही थी, लेकिन वो शायद ज्यादा बड़ी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस समय कहना चाहूंगी कि बीजेपी को अगर मैं केवल उनकी अंदरूनी लड़ाई, तो एक उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन हम राजस्थान की जनता के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखते हैं तो इस अंदरूनी लड़ाई का ही शायद नतीजा रहा कि कौन आगे बढ़कर के लीडरशिप लेगा या ये लेगा या वो लेगा। यही रीजन रहा कि बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं आई। देखिए, ऐसा नहीं होता सर, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितनी सरकार की आवश्यकता होती है, जितनी सरकारें काम करती हैं, उतनी ही आवश्यकता होती है कि विपक्ष की, कि विपक्ष उन मुद्दों को मजबूती से उठाए जिससे कि जनता के हित के काम और ज्यादा बेहतर ढंग से हो सके। और हम देखते भी हैं कि कांग्रेस में जब भी कांग्रेस कभी, जैसे हम देखते हैं केंद्र सरकार में एक हिटलरशाही, जहाँ विपक्ष की आवाज को दबाने वाली बात होती है, आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकार में इस तरह की बात नहीं रही है। कभी भी अगर पूरे संवाद करने की बात, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो कोई सा भी समय हो, अगर मुश्किल समय आया है तो पूरे विपक्ष को साथ लेकर के बात करने की बात की गई है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से गायब, जनता के किसी मुद्दे में सामने नहीं। और कभी कभी एकदम से आता है और एक नेता आता है, वो अपना बयान दे देता है और
इतिश्री कर लेता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने जो इस आंतरिक कलह से और खास तौर से जो विपक्ष के रूप में जनता के साथ जुड़ने की जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं कर पाई है। इसका नुकसान बीजेपी को चुनावों में निश्चित रूप से होगा और कांग्रेस की सरकार जो है वो वापस रिपीट होकर आएगी। इस बार जो अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा 4.5 साल का, बीजेपी का पक्ष सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने उस 2 लड़ाइयों को देखने के लिए वो बैठे रहे, उन्होंने अपना काम नहीं किया और कहीं ना कहीं उन दोनों को मॉड्यूल करते बिल्कुल बिल्कुल वो हमेशा सिर्फ कांग्रेस की के नेताओं के बारे में बात करते रहे या वो ये जताते रहे कि कांग्रेस में बड़ी अंतर्कलह चल रही है और केवल उसी को ही मुद्दा बनाते रहे। लेकिन इस बीच बीजेपी का मुद्दे उनके जनता के मुद्दे गायब हो गए और बीजेपी के अंदर खुद भी वो उसी अंतर्कलह से वो जूझ रहे थे जिसको बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस बार जो है वो जनता से ना जुड़ करके बहुत बड़ी हम यूं कहें कि जनता से ना जुड़ना निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में नुकसानदायक होता है और बीजेपी को इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। 4.5 साल तक एक सिनेमा देखना जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को सिर्फ देखते रहे और उन्होंने अपना कोई कार्य नहीं किया और अभी भी शायद ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिस मुद्दे पे लेके वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आप खुद देखेंगे अभी तक भी अब जब चुनाव अब हम मानते हैं कि राजस्थान जो है वो एक चुनावी दौर से आ चुका है, मोड में आ चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के केंद्र के नेताओं की मीटिंग्स भी यहाँ पर हो रही हैं, तो देखने में आ रहा है कि चुनावी मोड पर आ गए। लेकिन चुनावी मोड पर आने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो बीजेपी फिर वही मतलब कोई ऐसी बात कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाती, बल्कि हम यूं कहें कि बीजेपी खुद ही अपने मुद्दों में घिरती हुई नजर आ जाती है। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कह दिया कि आप इनको सीएम बनाओ तो मैं ईआरसीपी का आपका ये प्रोजेक्ट ले आऊंगा, इतने 1000 करोड़ रुपए ले आऊंगा, तो वो खुद ही अपने में घिरती आती है। और ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट को आप नहीं लेकर के आए हैं सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है क्योंकि आप जनता के हित के काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो देखने में आती है बीजेपी के खास तौर से, जब हम स्पेशली अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं तो 25 के 25 सांसद राजस्थान ने बीजेपी को दिए। बिल्कुल। और आप खासतौर से जब हम जयपुर की स्थिति देखते हैं या हम वैसे भी देखते हैं 25 के 25 सांसद कहीं अपने नजर नहीं आते। खासतौर से जब हम जयपुर की बात करते हैं तो सांसद की कोई भूमिका नजर नहीं आती, जयपुर के हित की कोई भूमिका हो, या हमने जैसे देखा कि 25 के 25 सांसद ईआरसीपी को लेकर के केंद्र में अपनी बात को बहुत मजबूती से कह सकते थे, उस बात को उठा सकते थे, या राजस्थान के और इसी तरीके के जो मुद्दे हैं जिन्हें वो केंद्र के पास लेकर के जाकर के उठा सकते थे, वहां पर भी बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। तो मुझे लगता है कि उनके जनप्रतिनिधि भी जनता के साथ संवाद नहीं कर पाए हैं और एज ए संगठन लेवल पर भी अगर हम देखते हैं तो जनता से उनका जो है जुड़ाव नहीं हो पाया। राजस्थान को 25 सांसद देने के बाद भी बीजेपी का अस्तित्व कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे है वो नजर नहीं आ रहा है। गहलोत जी ने पूरा एक तरह से कैंपेनिंग पूरी तरीके से ले ली है। अगर सचिन पायलट और गहलोत साथ मिलकर अगर इस चुनाव को लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारी होगा बीजेपी के लिए। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ ही चुनाव लड़ेगी। आप मैं कहूंगी कि इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि और निश्चित रूप से इस समय हम कांग्रेस की योजनाओं की अगर बात करते हैं तो चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो गहलोत सरकार की महंगाई राहत कैंप हो, चाहे वो आप लगातार जो पालनहार योजना हो, मतलब हर वर्ग को किसानों के लिए योजनाएं हो, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, तो इतनी सारी योजनाएं नए जिले बिल्कुल, वो भी एक इतनी बड़ी घोषणा को एक साथ करना और इम्प्लीमेंट कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से एक कांग्रेस के पास अपनी सरकार के पास अपनी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे जो फायदे हैं वो जनता को गिनाने के लिए बहुत कुछ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। जब एकजुटता से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको खुद दिखाई देगा कि बीजेपी जो है वो उसका सामना नहीं कर पा रही है। मैं एक नेता से नहीं, नेत्री से नहीं, एक आम व्यक्ति से पूछता हूं कि बीजेपी के पास आखिर क्या कारण रहेगा? क्या लगभग सारी योजनाएं जो हैं वो अशोक गहलोत ने कैप्चर कर ली हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत से जो मुद्दे थे वो उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, तो आखिर अगर बीजेपी को जाना है चुनाव में तो उसके पास क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि बीजेपी के पास देखिए विकास के नाम पे, जनता के हित के नाम पर तो कोई मुद्दे हैं नहीं। बीजेपी का एक अपना यूं कहें कि एक है कि
जहां वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों में फूट डालने का काम करना और उस नाम पर लोगों की भावनाओं को उकसाना और इस तरह के काम जरूर वो करती है। तो मुझे लगता है कि वो उस मुद्दे पर ही जाएगी। लेकिन अगर हम देखते भी हैं तो जयपुर में अगर मंदिर तोड़े गए तो वो बीजेपी के शासन में तोड़े गए। जयपुर में लगभग 200-250 मंदिर है। तो ये सब मुद्दे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो बीजेपी को कर पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, हमेशा से एक ऐसा प्रदेश रहा है जो कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रदेश, जिसे हम एक शांतिपूर्वक रहने वाला, एक दूसरे के साथ प्रेम और व्यवहार के साथ रहने वाला प्रदेश जिसे माना जाता है। बहुत ज्यादा जाति और धर्म को लेकर के बहुत टकराव जो है वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है। तो हम मानते हैं कि राजस्थान का जो एक अपना कल्चर है, राजस्थान का जो अपनी एक संस्कृति है, एक अपनी विरासत है जिसमें वो प्रेम और सौहार्द बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चाह करके भी उस प्रेम और सौहार्द को कमतर कर पाएगी या कमजोर कर पाएगी। इस मामले में राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा संजीदा हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं और वो धर्म और जाति पे लड़ने की बजाय विकास पर, लोगों की जन भावनाओं के हितों के ध्यान में रखते हुए जो काम है उस पर ज्यादा ध्यान देगी। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी कुछ ना कुछ धार्मिक रूप से कोई ना कोई बातें करती रही है। और जैसे अभी हुआ कि कन्हैया लाल के जो साथ काम करने वाला व्यक्ति है उनके परिवार में गए और उनकी बेटी का शादी करने का जो भार है वो वसुंधरा राजे ने उठाया। तो ये अभी क्यों उठाया? ये कांड 1.5 साल पहले। देखिए ऐसा नहीं होगा, लोगों को समझ में आता है कि आप पूरे टाइम जनता के साथ नहीं खड़े हुए हो। जब ये कांड होता है तब बीजेपी लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई होती है, लेकिन चुनावी मोड में आने के बाद जहां आपको दिखाना होता है कि हाँ हम भी एक्टिव हैं और हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो एक तब आप उसके लिए वहां पहुंचते, ये बात लोगों को समझ में आती है। देखिए, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को लेकर के हमेशा बहुत गंभीरता दिखाई है और गंभीरता पूर्वक जो है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को टैकल भी किया है, हैंडल भी किया है। दोषियों को सजा दिलाने तक का भी काम जो है वो सरकार द्वारा इस मुद्दे पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे कोई बहुत खास कल से एक कैंपेनिंग शुरू हो रही है बीजेपी की, जिसमें वो विरोध दर्ज कर रहे हैं महिलाओं के उसमें। तो मैं यूं कहना चाहूंगी कि बीजेपी, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी, आप 4 साल 4.5 साल कहाँ थे? अगर आपको लगता था कि सरकार में महिलाओं की इतनी बात को नहीं सुना जा रहा है या कहीं कुछ बात है, कब बीजेपी धरने के लिए आई? किस मुद्दे पे धरने के लिए? महिला किस पीड़ित महिला के साथ आकर के खड़ी हुई कि देखिए इस महिला को बहुत परेशानी हो रही है और हम इसके साथ खड़े हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए? कभी नहीं आई। तो मैं ये मानती हूँ कि आप केवल चुनावी टाइम पर और इस तरह का एक कोई प्रदर्शन और धरना लॉन्च करें और बोले कि हम महिलाओं के लिए संघर्ष करेंगे, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात, अभी तो इसकी सफलता पे मुझे डाउट लगता है, क्योंकि हमने देखी जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की, एक बिल्कुल पूरी तरीके से फेलियर जन यात्रा, जहाँ पे जनता का आक्रोश था ही नहीं, जनता थी ही नहीं, जनता ही नहीं तो आक्रोश क्या होगा? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी बना पाएगी, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ऐसे कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आएगी। जहां तक वो बार बार बात करती है कि ये प्रकरण बहुत ज्यादा उठे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर लोग आ रहे हैं सामने तो उतनी ज्यादा अगर वो देखेंगे तो उनका निस्तारण भी हुआ है, लोगों को सजा भी मिली है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने बात को कह भी रही हैं और सरकार उसको गंभीरता से लेकर के उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि सब कुछ 100% महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित, ये मैं एक महिला होने के नाते यूं कहूं कि बिल्कुल है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि सरकार ने अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के हितों के काम को लेकर के, महिलाओं के लिए आप जितनी योजनाएं अगर आप देखेंगे, राजस्थान में कांग्रेस आज महंगाई को लेकर के सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं थी। जब उनका सिलेंडर जब मुंह चिढ़ाता था तो वो महिला ही खून के आंसू रोती थी कि मैं अपने बच्चे को इस सिलेंडर का यूज नहीं कर पा रही हूँ। या महंगाई होती है तो महिला ही सबसे ज्यादा दुखी होती है कि आज मैं अपने बच्चे को दूध का नहीं दे पा रही हूँ, उसे खाना मुझको एक टाइम ही दे पा रही हूँ, या मैं परेशान हूँ। तो इन सब चीजों को लेकर के जब हम देखते हैं तो
राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को लेकर के महिलाएं सकारात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे से सरकार के विषय में सोचती हैं, और इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रति सरकार महिलाओं का जो एक रुझान जो है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखने में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय देने के लिए। थैंक यू। कुछ ऐसा लगा कि 4.5 साल तक बीजेपी इस बात का इंतजार करती रही कि कब गहलोत और पायलट की लड़ाई खत्म हो और हम इसका फायदा उठाएं, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई समाप्त हुई तो पता चला कि चुनाव साथ में आ गए, और चुनाव आ गए तो अब मुद्दे क्या हैं, चीजें क्या हैं, और कांग्रेस सरकार ने लगभग सारे मुद्दों पे, सारी जो योजनाओं पे कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई बिल्कुल हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो उठाएं। और अब जब चुनाव साथ में है, चुनाव चीजें हैं और चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।